सिचुएशनशिप है, कोई उसमें कह रहा है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, कोई उसमें नैनोशिप तक मैंने जो है वो देखा। तो 10-12 किस्म की तो टाइप्स ही जो है वो इस वक्त चल रही हैं जो जेन जी की हैं। तो ये क्या चल रहा है? अभी तक तो आपने और जो इससे भी खतरनाक किस्म की टर्म्स हैं, ब्रेड क्रमिंग, घोस्टिंग, ज़ूमिंग, उसके अलावा होवरिंग, ये आजकल ये टर्म्स चल रही हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया कि आपने इन लोगों के बारे में ये कहा है। लाइव कह चुका हूं कि हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससे पुनु, जितने भी ये करैक्टर हैं, ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज थे, ये बेरा रवि का शिकार थे। तो इतना ग्लोरीफाई करके हमारी मूवीज में क्यों दिखाया जाता है? तब आपने देखा जी, ओ जी बड़ा हीरो टाइप लड़का है, लड़के ने भी देखा जी बड़ी खूबसूरत लड़की है, या बड़ी अच्छी है, मेरे ख्याल करती है, एंड ऑल दैट। उस एज में आपको मोहब्बत उस वजह से हुई थी। 30 में आपको कुछ और चाहिए, 40 में और चाहिए, 50 में और चाहिए। किस तरीके से मर्द औरत मियाँ बीवी की खास मैं बात कर रहा हूँ कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। देखिए, बहुत आसान तरीका है, शादी बहुत आसान है निभाना, हमने इसको ना मुश्किल बना दिया है। सिर्फ आप सबसे बढ़ के एक दूसरे की इज्जत किया करें। हमने ये अक्सर बहस सुनी है कि जिन्नात का साया हो जाता है, मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और उसके लिए हमने देखा कि बहुत से लोग आमलों की तरफ भी जाते हैं और फिर बहुत को आराम भी आ जाता है। आए दिन हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं। अब इन चीजों को हमने, इन आमलों ने नाम दे दिया है कि जी इसके ऊपर कोई साया है। साया कोई नहीं होता, ये दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होता है। जिसके दिमाग के केमिकल ठीक है उसको ये नजर नहीं आते, जिनके केमिकल इम्बैलेंस है उनको नजर आते हैं। मेरे पास अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको कुछ चीजें भी नजर आती हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो चीजें भी भाग भूग जाती हैं। तो बेसिकली ये ज़हनी मर्ज है। आमलों को भी कह रहे हैं कि आमल भी ज़हनी मरीज है। सारे के सारे आमल ज़हनी मरीज हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे कह रहा हूं। अगर शोहर या बीवी एक दूसरे पे, कोई एक फरीक दूसरे पे अगर शक करता है, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए, शक बहुत बुरी चीज है। सबसे पहले तो इस चीज को रियलाइज करें कि शक जो है वो रिश्ते के लिए जहर है। आमतौर पे करते हैं, बीवियां भी करती हैं, शोहर भी करते हैं, उसमें कुछ वजूहात होती हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो अभी गुज़िश्ता रोज का है, और इस तरह के 7-8 वाकयात ऊपर नीचे कोट हुए हैं पाकिस्तान में। टिकटॉकर्स की जान ले ली जाती है। अभी सना यूसुफ 17 साल की बच्ची, उसकी जान ली। मसला पता क्या होता है? मसला तब शुरू होता है जब हम अपना जो मकसद है या अपनी जो चीजों है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हदों से बाहर निकल जाते हैं। देखिए ना, एक लड़की की कोई एग्जांपल ले लें। आप अपना काम ठीक ठीक करते रहें, माशरे में कौन ऐसा मर्द होगा जो किसी लड़की को तंग करेगा अगर लड़की वो खुद ना तंग होना चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। डॉक्टर अली अजमल बड़े शानदार माहिर नफ्सियात हैं, और आप पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे इनको देखते होंगे। मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं नफ्सियात के हवाले से, उस पर सनद माने जाते हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और इनसे ताल्लुक़ को साल हा साल गुजर गए हैं माशाल्लाह। तो इनसे हमने पहला पॉडकास्ट किया, बड़ा शानदार पॉडकास्ट रहा। अब सीज़न 2 में हमने दोबारा एक दफ़ा इनको ज़हमत दी और इनसे गुजारिश की ये हमारे पॉडकास्ट में आए, ताकि हम आप लोगों की आगाही के लिए मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखें, और वो मसाइल जो आप या आपके बच्चे फेस कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें। लेकिन ख़ासकर जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप का है, और उसमें हम ज़ाहिर है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात पे भी बात करेंगे। और आजकल जो यूथ हमारी जिस तरीके से रिलेशनशिप को लेके परेशानी का शिकार है, उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि आजकल तो इतनी रील्स चल रही हैं कि रिलेशनशिप्स की टाइप्स होती हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें मैं इतना हैरान रहा जब मैंने देखा कि कोई उसमें कह रहा है सिचुएशनशिप है, कोई उसमें कह रहा है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, कोई उसमें नैनोशिप तक मैंने जो है वो देखा। तो 10-12 किस्म की तो टाइप्स ही जो है वो इस वक्त चल रही हैं जो जेन जी की हैं। तो ये क्या चल रहा है? जी बिल्कुल गलत चीज़ें चल रही हैं। अभी तक तो आपने और जो इससे भी खतरनाक किस्म की टर्म्स हैं, ब्रेड क्रमिंग, घोस्टिंग, ज़ूमिंग, उसके अलावा होवरिंग, ये आजकल ये टर्म्स चल रही हैं। इसमें आप देखिए कि ये होता क्या है? इसमें मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो रिलेशनशिप हो गया ना, जिसमें कमिटमेंट होती है, एहसास होता है, एक अट्रैक्शन होती है कि हमने जी कुछ कमिटेड हैं। उसके अलावा ये जो इतनी सिचुएशनशिप की बात करें तो सिचुएशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई वादे नहीं होते, बस थोड़ी देर के लिए जिसको कह लें उर्फ़े आम में टाइम पास होता है। उसके बाद आप देखें फिर जो जितनी भी ये जो टर्म्स हैं उसमें सिचुएशनशिप इन टर्म्स के आगे बिचारी है।
हालांकि सिचुएशनशिप कोई अच्छी चीज तो नहीं है कि दो लोग साथ हैं, बेरारवी का शिकार है, ना कोई इनके आपस में कमिटमेंट है, बस ऐसे ही लगे हुए हैं। और आजकल सिचुएशनशिप चल रही है, फिर फ्रेंड विद बेनिफिट्स भी चल रहे हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं है, बस ऐसे ही बेरारवी और जिसको कहना चाहिए ड्रामेबाजियां चल रही हैं। लेकिन अगर दूसरी टर्म्स की बात करें तो आजकल कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं जनाब के एक शख्स का अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है तो उसने ब्रेकअप से पहले ही एक दूसरा या दूसरी रखी होती है। पता चल जाता है जी कि ब्रेकअप होना है या अब इससे नहीं बनेगी, तो उसके बाद क्या करते हैं जी, पहले ही दूसरा या दूसरी रखी होती है। और फिर इससे अगली स्टेजेस भी हैं। एक के साथ एक टाइम में सीरियस है, बड़े अच्छे कमिटमेंट और वादे वफा एंड ऑल दैट, और दूसरे 3-4 भी साथ रखे हुए हैं। कुछ सिर्फ जी एक बंदा रिलेशनशिप मटेरियल है, दूसरा बंदा जी हस्बैंड या वाइफ मटेरियल है, तीसरा जी बस फन मटेरियल है, चौथा जी बस टेक्सटिंग मटेरियल है, पांचवा बंदा या बंदी अगर इनके साथ मेरी नहीं बनती तो इसको भी जरा साइड पे रखा, उसको पॉकेटिंग कहते हैं कि फिर मैं उसके साथ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो ये आजकल रिलेशनशिप को हमारे बच्चों ने मजाक बना के रख दी है। अब देखिए, फ्रेंड विद बेनिफिट सिचुएशनशिप ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो इससे अगली अगली जो चीजें हैं वो भी आ चुकी हैं। अब इसमें बच्चों को ये पता नहीं चल रहा कि ये आग से खेल रहे हैं। एक लड़का है, उसके शादी से पहले 4-5 ब्रेकअप हो गए, 4-5 रिलेशनशिप रहे। इसी तरह से एक लड़की है, उसके भी शादी से पहले 4-5 रिलेशनशिप रहे। अब उस लड़के या लड़की ने एक के साथ कैसे टिकना है, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूं। फिर वो एक के साथ नहीं ना टिकेगी, ना वो एक के साथ टिकेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ गई अब। अच्छा, इस वजह से फिर आजकल हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जो आग से खेल रहे हैं, फिर ये रिलेशनशिप बनाने के और निभाने के काबिल ही नहीं रहते। आजकल आप देखें कितनी डाइवोर्सेज हो रही हैं और उसमें ज्यादातर खुला हो रहा है, यानी कि औरतें खुद जाती हैं जी कि हमने नहीं रहना। अच्छा, डाइवोर्स और खुला को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, देखें ये तो इस्लाम में भी है कि अगर आपकी नहीं निभती, नहीं बनी तो ठीक है, आप अपने रास्ते जुदा कर ले। लेकिन अब देखिए, इसमें जो खौफनाक बात यह है कि खुद की पहले पसंद की शादी की, उसके बाद ही खुला ले लिया। ज्यादातर जो खुला और डाइवोर्सेज हैं आजकल पसंद की शादियों में हो रही हैं। अब देखें, ये एक बड़ी हैरतनाक बात है कि जी आप पहले अगर आपने डाइवोर्स लेनी थी या खुला लेना था तो फिर पहले आप शादियां क्यों करते हैं, पहले आप अंधे हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी अजीब सी बात हमने अपने माशरे में सिखा दी है कि जी प्यार जी अंधा होता है। जो अंधा होता है वो फिर उसका अंजाम भी अंधा कुआं ही होता है, अंधा प्यार फिर अंधे कुएं में ही गिरता है। और इसमें हमने अपने नौजवानों को, मैं समझता हूं कि इसमें पहले वाली जनरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं कि ये जो आप इस उम्र में ये चीजें महसूस कर रहे हैं इनकी हकीकत क्या है। आजकल जगह जगह लैला मजनू, हीर रांझा, ससी पुन्नू आपको मिलते हैं। और एक बात मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, हीर रांझा, मिर्जा साहिबा, ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज थे। इनको तो आइडलाइज किया जाता है, इन पे मूवीज बनती हैं। ये आपने मुनीर अहमद साहब के पॉडकास्ट में भी बात की थी, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि आपने इन लोगों के बारे में ये कहा है। ये बातें मैंने सिर्फ मुख्तलिफ पॉडकास्ट में नहीं, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे भी मैं कह चुका हूं, लाइव कह चुका हूं कि हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससे पुन्नू, जितने भी ये करैक्टर हैं ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज थे, ये बेरा रवि का शिकार थे, ये कोई आशिक नहीं थे। आप मुझे बताएं, कौन सा माँ बाप अपनी बेटी को लैला बनाना चाहेगा? कौन सा माँ बाप चाहेगा कि उनका बेटा मजनू बने, या मिर्जा साहिबा अपनी बेटियों बेटों को हम बनाना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। तो इतना ग्लोरीफाई करके हमारी मूवीज में क्यों दिखाया जाता है? हीर के मज़ार पे जाके दुआएं मांगी जाती हैं और ये हमारी मूवीज के अंदर दिखाया जाता है। इवन वो मूवी मुझे याद है, पंजाब नहीं जाऊंगी, उसके अंदर वो हीर के मज़ार पे जाता है, वहां पे जाके दुआ करता है। अच्छा देखें, बात ये है कि मूवीज में खास तौर पे अगर हम बात करें अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, हमारे पास लव की कहानियां बेचने के अलावा मूवीज में और है क्या? सारी जितनी भी आप स्टोरीज देख लें, 99% में जी लव लव कोई बेचा जा रहा है। तो ये तो एक, अगर इस चीज को हम डिस्करेज करते हैं तो फिर तो फिल्म इंडस्ट्री को डिस्करेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो और कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन ये गलत बात है। देखिए, ये एक बेरा रवि की सबसे बड़ी वजह है। जब हमने मोहब्बत को, प्यार को, जो कि एक नॉर्मल जज्बात है, नौजवानों में उभरते हैं ना, जैसे हम बड़े होते हैं तो दाढ़ी मूंछ आती है, औरतों में कुछ और, बच्चियों में तब्दीलियां आती हैं, इसी तरह से जब हम बड़े होते हैं तो ये एक जज्बा, फितरी जज्बा, ये महसूस करना एक नॉर्मल है। लेकिन जब हमने कहानियां ऐसी मोहब्बत को, प्यार को इन करेक्टर के साथ एसोसिएट कर दिया तो फिर तो बेरा रवि होती है। अब देखें कि लैला मजनू, ये जो अभी आपने कुछ बात की हीर रांझा की और इनकी, मुझे आप बताएं कि मोहब्बत थी
तो ये कैसी मोहब्बत है कि जी सहराओं में जाऊंगी, दरियाओं में जाऊंगी, ये करूंगी, कच्चे घड़े पे तर जाऊंगी। ये तो नफ्सियाती मर्ज है। मोहब्बत क्या होती है? देखें, अगर किसी नौजवान बच्चे बच्ची को कोई पसंद आ गया, आमतौर पे अक्सर आ जाते हैं ना काम की जगह पे या यूनिवर्सिटीज वगैरह में, इंटरेक्शन आजकल है, या सोशल मीडिया पे आपको कुछ पसंद आ गए। अब इसका सबसे अच्छा हल ये है, आप अपने माँ बाप से बात करें, माँ बाप को बताएं कि देखें जी ये मुझे पसंद है, शादी तो हमने करनी है। अगर माँ बाप कहते हैं कि ठीक है जी हमें भी लड़का या लड़की पसंद है, तो फिर तो आप शादी कर लें। ये यहां तक मोहब्बत है। बड़ी अच्छी बात है कि जिसको मैं पसंद आया और उसी को मेरे माँ बाप ने पसंद कर लिया, फिर माँ बाप ने एक दूसरे को, लड़का लड़की को पसंद कर लिया, शादी होगी, ठीक ठाक मामला चले। लेकिन ये जो सोसाइटी से बगावत करना, ये जो आपको फर्जी किस्से हीर रांझा लैला मजनू, ये सोसाइटी से बगावत कर देना जी, ओ जी मजियां चराने चला गया जी, कोई माँ बाप का ख्याल नहीं है, वो जी लैला रेगिस्तानों में चलेगी, माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, सोसाइटी का कोई ख्याल ही नहीं है। भाई ये कैसी मोहब्बत है? ये नफ्सियाती मर्ज है। मोहब्बत एक जज्बा होता है जिस इंसान में होता है, वो अपने दूसरे इंसानों से मोहब्बत करता है, वो बहन भाइयों से मोहब्बत करता है, माँ बाप से मोहब्बत करता है, माशरे से मोहब्बत करता है, और उसके बाद फिर उसको रोमांटिक लव भी होता है। ये कौन सी मोहब्बत की डेफिनेशन है कि जी लड़का वो जानू मानू, जानू मैं तुम्हारा, मानू मैं तुम्हारी, लेकिन माँ बाप का कोई ख्याल ही नहीं है। वो खुदा रहा को खुदा का खौफ करे। मैं ये मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं, मोहब्बत की शादी से बेहतर तो शादी हो नहीं सकती, लेकिन बात यह है कि खुदा का खौफ करे। जिस मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा, वो खुद सोई नहीं है, आप क्योंकि रातों को जाग रही थी या जाग रहे थे, बाप ने सारा कुछ अपना कुर्बान कर दिया, चाहे एजुकेटेड था चाहे अनएजुकेटेड था, सेटल्ड था या मजदूरी कर रहा था, उसने कहा जो कुछ भी है मैं अपनी जरूरतों को पीछे रखूंगा, अपने बेटे बेटी की जरूरतों को सामने रखूंगा। जी बेटा बेटी बड़े होते हैं जी, वो कहते हैं जी जानू मैं तुम्हारा, मानू मैं तुम्हारी, बाप मां बहन भाई किसी की कोई परवाह नहीं। आप मुझे बताएं ये किस एंगल से ये मोहब्बत है? ये तो सीधा सीधा नफ्सियाती मर्द है। वो लैला की बात सुन लें, ओ भाई जिस मां ने तुम्हें पैदा किया, जिस बाप ने पैदा किया, उनका कोई ख्याल नहीं है। ओ मजनू के पीछे पागल हो गई, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की मरीजा थी लैला, और मजनू भी नफ्सियाती मरीज था। उसके अलावा ये जो सारे मामलात और भी आप देखें, ये जो अब देखें मसला क्या, यहीं से ना सारा बिगाड़ शुरू होता है। लोग ट्रोलिंग तो करते हैं, कहते हैं कि ये जी आपने मोहब्बत के बुत ही तोड़ दिए, बट मसला ये होता है कि जब हम अपने बच्चे बच्चियों को इनकी स्टोरी सुनाएंगे जो कि अनरियलिस्टिक है, तो फिर क्या होगा? फिर बेरारवी होगी, फिर लोग मोहब्बत तो नहीं ना करेंगे, फिर मोहब्बत के नाम पे बेरारवी करेंगे। अच्छा, अगर लैला मजनू हीर रांझा इनकी मोहब्बत सच्ची है, तो फिर रिक्शे के पीछे नंबर फेंकने वाले लोफर की मोहब्बत भी सच्ची है। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी, तो कॉलेज के बाहर लड़कियों को नंबर देने वाला, लड़कियों को ताड़ने वाला उस लोफर की मोहब्बत भी सच्ची है। और फिर उस लड़की की मोहब्बत भी सच्ची है जिसको पहली दफा सच्ची मोहब्बत वसीम से हो गई, थोड़ी देर बाद जवाद से हो गई, उसके बाद फिर रियाज से हो गई, आजकल उसको मोहब्बत नवीद से हुई है। अब उसको लगता है कि नहीं नहीं नदीम से मेरी मोहब्बत सच्ची है, थोड़े दिनों बाद उसको लगेगा नहीं वसीम जैसी मोहब्बत मुझे किसी के साथ नहीं हुई। अब ये क्या मोहब्बत की डेफिनेशन है? तो अगर इन सारे करैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, अगर उनकी मोहब्बतें सच्ची हैं, तो फिर इनकी मोहब्बतें भी सच्ची हैं। हालांकि दोनों ही बेरारवी का शिकार हैं, और दोनों ही ये इस तरह के लोग सारे के सारे नफ्सियाती मरीज हैं। असल मोहब्बत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आपको कोई पसंद आ गया, आपको आप भी उसको पसंद आ गए ना, दोनों एक दूसरे को पसंद आ गया। अब क्या हुआ? अब मोहब्बत में गिरने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत में आप उठें, आप अपने करियर पे फोकस करें, उनका ख्याल करें, आगे बढ़ें। क्योंकि देखें ना, मोहब्बत के बाद शादी होनी है ना, तो फिर खुला हो जाएगा या डिवोर्स हो जाएगी अगर आप उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखेंगे। अगर आप मोहब्बत में गिरे रहेंगे, अंधे बने रहेंगे, तो मोहब्बत में हमें उठने की जरूरत है। अगर आपको मोहब्बत हो गई, कोई बात नहीं, अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, माँ बाप को कॉन्फिडेंस मिले, माँ बाप से बात करें कि जी मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूं या शादी करना चाहती हूं। उसके बाद आप शादी करें, लेकिन माँ बाप की रजामंदी के साथ। देखिए ना, 20 साल की उम्र में आपको किसी वजह से मोहब्बत हो गई, अब आपने किसी भी वजह से हो गई, आपको अच्छा लग गया कोई, आप किसी को अच्छे लग गए, कोई खूबसूरती से अट्रैक्टिव हो गए या किसी भी चीज से अट्रैक्ट हो गए। जब आपने 30 साल का होना है ना, तो आपको आपके पार्टनर से कुछ और चीजें आपने डिमांड करनी है। 40 में आपने और करनी है। 30 में लड़की को चाहिए जो लड़का है वो मेरे बच्चों का अच्छा बाप हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो।
40 में चाहिए कि लड़का मैच्योर हो एंड रिस्पॉन्सिबल हो। जब 20 साल में आपने पसंद किया था ना, तब आपने ये चीजें नहीं देखी थी। तब आपने देखा जी ओ जी बड़ा हीरो टाइप लड़का है, लड़के ने भी देखा जी बड़ी खूबसूरत लड़की है या बड़ी अच्छी है, मेरे ख्याल करती है एंड ऑल दैट। उस एज में आपको मोहब्बत उस वजह से हुई थी। 30 में आपको कुछ और चाहिए, 40 में और चाहिए, 50 में और चाहिए। इसी वजह से भी तलाकें और खुला होता है। माँ बाप 30 के भी थे, 40 के भी थे, 50 के भी थे। उनको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। अगर आप उनकी मर्जी को बलाए ताक रख के मोहब्बत करेंगे तो फिर एंड पे क्या होगा? फिर एंड पे तलाकें खुलाई होंगी। तो आप इसका मतलब है कि लव मैरिज को डिस्करेज कर रहे नहीं, हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और लव अभी आपने कहा ना कि माँ बाप देख के करते हैं और माँ बाप को पता होता है कि किस उम्र में क्या चाहिए होता है, तो वो जब करेंगे शादी तो वो कामयाब रहेगी। नहीं, नहीं, लव मैरिज को मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा। देखें, शादी तो पसंद की होनी चाहिए ना, नापसंद की तो शादी नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, अलैदगी की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि पसंद नहीं होता अपना शौहर या बीवी, तो शादी हमेशा पसंद की होनी चाहिए, इसलिए इस्लाम में भी इसकी इजाजत है। लेकिन बगावत की नहीं होनी चाहिए। शादी पसंद की का मतलब बगावत नहीं है, प्यार का मतलब बेरा रवि नहीं है। इसीलिए तो मैं इन सारे हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल को नफ्सियाती मरीज कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चों को सिखा दिया है कि मोहब्बत का मतलब बगावत है। मोहब्बत का मतलब है जी अंधे हो जाना। मोहब्बत का मतलब है जी रेगिस्तानों में चले जाना, सेराओं में चले जाना, कच्चे घड़े पे तर जाना, वो घोड़ा लेके आऊंगा, भागने के लिए तैयार रहना। इसलिए मैं इन सारे जो करैक्टर को नफ्सियाती मरीज कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे बच्चों को सिखा दिया कि मोहब्बत का मतलब ये है। मोहब्बत तो एक बहुत आला जज्बा है। मोहब्बत क्या है? एहसास करना, ख्याल करना, दूसरे की इज्जत का ख्याल करना, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल करना। अगर आपको कोई लड़का लड़की पसंद है तो उसकी मोहब्बत में अंधा होकर बाकियों की मोहब्बत को नजरअंदाज ना करना, यह मोहब्बत है। मर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, अपनी बीवी बच्चों को प्रोवाइड करना, उनका ख्याल करना और सबसे बढ़कर अपनी बीवी की इज्जत करना, यह मोहब्बत है। और लड़की के हवाले से क्या मोहब्बत है? अपने जो उसका पार्टनर है, चले बॉयफ्रेंड भी कह लें, या उनका जो खास तौर पे शोहर है, उनका ख्याल करना, उनकी इज्जत करना, उनके लिए घर को बाइसे सुकून बनाना, उनके बच्चों की अच्छी मां बनना, और उसके बाद फिर जानू मानू भी बन जाना। ठीक है, देखिए ना, आप जो लव करते हैं, जो कहते हैं जानू तुम हो तो मैं हूं तो तुम हो, आई लव यू टू, दिस एंड दैट। ओ भाई, ये अपने बीवियों से कहे ना। असल मोहब्बत तो ये है। और बीवियां अपने हस्बैंड से कहे ना। हमने एक माशरा ऐसा बना दिया है कि मोहब्बत का मतलब है नफ्सियाती मर्ज, ये लैला मजनू, ये सारे, और बीवी और हस्बैंड का मतलब है जी बोरिंग होना, बोरिंग लाइफ गुजारना। बिल्कुल। हालांकि आप जो बातें करते हैं, ये जो आपका गुजारा नहीं होता, आजकल पैकेजेस भी हैं, वो सारा सारा रात फोन पे लगे रहते हैं, वो खुदा का खौफ करें, ये अपनी बीवियों से इजहार करें ना, और बीवियां अपने हस्बैंड से इजहार करें ना, एक दूसरे का ख्याल करें, ये असल जिंदगी है। वो जो आप कह रहे हैं, वो जो करैक्टर जो हमने मोहब्बत को फिल्म और ड्रामों ने बेकार कॉन्सेप्ट मोहब्बत का दिया है, उसके बाद फिर सारे जो हैं वो अंधे कुएं में ही गिरते हैं। और जो लोग कहते हैं कि जी ये जी वो जी लैला मजनू को जी डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं, वो मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर तो आप अपनी बेटियों को लैला हीर बनाना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर आप अपने बेटों को ये मजनू और रांझा बनाना चाहते हैं तब तो जी ठीक है, डॉक्टर साहब ने गलत कह दिया। लेकिन ये क्या हमने मुनाफिकत का कल्चर बना दिया है कि हमें हीर तो चाहिए, लेकिन हीर पड़ोसियों के घर में पैदा होनी चाहिए। हमारी बेटी हीर नहीं, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। रांझा होना जरूर चाहिए, लेकिन साथ वाले ब्लॉक में या साथ वाले मोहल्ले में होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइएगा मुझे कि आप शादीशुदा जिंदगी कैसे आप गुजार सकते हैं अच्छे तरीके से? क्या तरीकाकार होगा कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि एक आइडियल जो एज है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आइडियल तो खैर वही है कि बालिग होने के बाद जल्द अज जल्द कर दी जाए शादी। आप पता नहीं इससे एग्री करें ना करें, मैं तो यही मानता हूँ कि बालिग हों तो उसके बाद आप शादी कर दें। लेकिन चले हम कहते हैं आइडियल एज 25 साल है, तो 25 से 35 कैसे गुजारने हैं, 35 से 45 कैसे गुजारने हैं, 45 से 55 कैसे गुजारने हैं, और उससे फिर आगे 60-65 कैसे गुजारने हैं? नॉर्मल सी चीज है। जैसे इससे में आपने दो तरह की बातें की कि शादी कब करनी चाहिए। वो मैं आपका मेरा इख्तिलाफ हो जाएगा, एक कमेंट कर देता हूँ, एक कमेंट कर देता हूँ। देखिए, बात यह है कि शादी जैसे बालक हो तब भी कर सकते हैं, या 25 का वेट भी कर सकते हैं। दोनों सूरतें ही ठीक हैं।
डिपेंड ये करता है कि आपके हालातो वाकयात कैसे हैं। देखिए, अगर तो माशरे की कंपोजिशन ऐसे है कि आप बालग होते साथ ही शादी कर सकते हैं अपने बच्चे या बच्ची की, तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि लेट्स बी रियलिस्टिक, थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल भी होना ना। ये नहीं है कि बालग हो गया, अच्छा जी से जिस्मानी तौर पे बालग हो गया और उसके माशी तौर पे बालग नहीं हुआ, तो फिर तो आप देखें ना शादी मैंने करके इसलिए कहा था ना कि डिजास्टर करेंगे। आपका मेरा इख्तलाफ इसलिए आ जाना है कि मैं तो ये कहता हूं कि जिसने आना है उसने अपना रिस्क लेके आना है, और मैं नहीं कहता, मेरा मजहब ये कहता है। देखिए, अब आप नहीं मानते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। ये तो एतकाद की बात है। मैं आपसे, देखिए, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मसला पता क्या है, अगर ऐसा है ना, ये अगर चीजें तो फिर मेरा ख्याल है कि डिवोर्सेस, खुला वगैरह की एक बड़ी वजह ये भी है कि आप माशी तौर पे सेटल नहीं है। इस चीज को ना हम गलत इंटरप्रेट करते हैं। बिल्कुल मजहब में है कि अपना रिस्क वो खुद लेके आती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, फिर मसला ये ना कि ज्यादातर जो तलाकें और खुला है ये माशी वजूहात की वजह से हो रहा है। वजह ये तो नहीं हो सकती ना कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहूंगा। मुआशी तौर पे एक होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, एक होता है कि एक रिस्क लेके आया, आपका निजाम चल गया। फिर आजकल तो वैसे ही डिजिटल मीडिया का दौर है जिसके अंदर बच्चों के पास 18 साल की उम्र में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और बच्चे माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमा भी रहे हैं उसमें। और दूसरा होता है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा वो हो कि जी अब एक दम से ही बड़ा अमीर कबीर हो जाएं और बड़ा इस तरह से हो जाएं, तो दैट कैन बी अ रीजन ऑफ डिवोर्स, कि आप जो है उस पर मुतमिन नहीं है। एक्सपेक्टेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत हाई है। आप ये नहीं देख रहे कि यार अभी ये 18 साल का है तो 28 में पता नहीं कितनी तरक्की करेगा, कहाँ जाएगा, या इवन 25 में। अगर देखें ना, एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहूँगा वो ये है कि ख़वातीन आजकल इसलिए इतना इंतज़ार कर रही होती हैं कि वो कहती हैं जी हम 22-23 साल की हैं, 2 साल बड़ा लड़का और वो स्टेबल मिले हमें। उसको तो डिग्री कंप्लीट किए हुए 2 साल हुए हैं अभी, तो स्टेबिलिटी आते तो उसको 5-6 साल लग जाने हैं। तो फिर या आप इतना एज गैप लेके आए कि आप 22 की हैं और 30 साल के उसके साथ आप शादी कर लें, या फिर इसमें अच्छी बात ये है कि माँ बाप की मान लें। ये भी ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन ये, इस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया ने ना कुछ लड़कियों का, औरतों का दिमाग खराब किया हुआ है। उनको चाहिए यंग लड़का, दिखने में वो बड़ा हैंडसम हीरो टाइप होना चाहिए, गाड़ी उसके पास बहुत बड़ी होनी चाहिए, घर उसका बहुत बड़ा होना चाहिए, और एक हद तक फेम भी होनी चाहिए, पैसा भी उसके पास बहुत होना चाहिए, तब जाके जी हम इसको शादी करेंगी। जब शादी हो जाती है इवन के माँ बाप की मर्जी से, तो वो जो हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जिसको मैं कह रहा हूं दिमाग खराब किया हुआ है, फिर टिका नहीं जाता शादी में। क्योंकि हमने तो ख्यालात में ये सोचा होता है कि ये होना चाहिए जी, इससे कम तो होगा नहीं। और इसमें बड़ी वजह सोशल मीडिया का इस्तेमाल है कि सोशल मीडिया ने वैलिडेशन जो इतनी औरतों को दे दी है, उनका कुछ औरतों का, सारी नहीं भाई साहब, कुछ औरतों का दिमाग खराब कर दिया, जिसकी वजह से ये भी एक खुला वगैरह हो रहा है और ये जो डाइवोर्सेस वगैरह के इश्यूज हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल देखिए, हमें ना माशरे की कंपोजिशन को भी देखना है ना, कि अगर तो जल्दी शादियां हो सकें, हमने माशरा इस तरह का बना सकें तो वेल एंड गुड। नहीं तो फिर मेरा ये ख्याल है कि कुछ वेट कर लेना चाहिए, जब तक के एटलीस्ट इतना वेट जरूर कर लेना चाहिए कि क्या लड़का किसी भी तरह से लड़की को, अगर होने वाले बच्चों को खिला पिला सकेगा, उनकी एजुकेशन का ख्याल रख सकेगा या नहीं। इस हद तक स्टेबल अगर है तो जल्दी शादियां भी कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही पूछी कि किस तरह से एज ग्रुप के अंदर किस तरीके से मर्द औरत मियाँ बीवी की खास मैं बात कर रहा हूं कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। देखिए, बहुत आसान तरीका है, शादी बहुत आसान है निभाना, हमने इसको ना मुश्किल बना दिया है। सिर्फ आप सबसे बढ़ के एक दूसरे की इज्जत किया करें। आमतौर पे हम क्या करते हैं, बाहर मर्द बड़ा जी इज्जत वाला, बड़ा मतलब कि अच्छी तरह मिलता है, जैसे ही घर में बीवी के पास जाता है जी टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। बीवी को हमने जरा थोड़ा सा डांटना और बिल्कुल नहीं 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 ऐसे करके, ये नहीं करना। और बीवियों को भी ये चाहिए कि आप इधर उधर के मर्दों पे ना जाएं कि जो मेरी सहेली का मर्द ऐसा है, मेरी जो दोस्त है या मेरे वो जो बहन है उसका शौहर इतने पैसे कमाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड की इज्जत करनी चाहिए, सबसे पहले इज्जत करें। और दूसरा ना, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड ना लें कि अच्छा ये तो अब घर आ गई है, इसने क्या करना है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, सॉरी टू से, कुछ मर्द निकम्मे भी हैं और एक हद तक वो जो मर्द हैं वो बेरारवी का इस तरह से शिकार हैं, ईगोइस्ट है, अनापसंदी इतनी आ गई है कि बीवियों को तो बेचारियों को दीवार के साथ लगाया हुआ है। लेकिन इसमें फिर कुछ औरतें भी ऐसी हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, हस्बैंड का तो उन्होंने दूसरा नाम ही रख दिया ना, कि जिसको उन्होंने उनकी जलालत करनी है। ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप
एक दूसरे का ख्याल रखने के साथ साथ आप ना अपने घर में कोशिश करें कि अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें। आमतौर पे क्या हो रहा है, मर्द बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है, जैसे ही घर में गया फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और बीवी ने बात किया, चलो चलो मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत थका हूँ, बाद में करते हैं। ये भी नहीं हमने करना। इसी तरह से बीवियों का भी है कि ये अपनी मदर से डिक्टेशन ले रही हैं, अपनी बहनों से बातें कर रही हैं, मर्द के पास बैठने का, उससे बातें करने का उसके पास जी ना दिल करता है ना ही टाइम है। तो ये कुछ बड़ी बुनियादी सी चीजें हैं, हमने अगर उसको कर लिया और तो आप देखें कि बिल्कुल शादियां, बाकी ऑब्वियसली दूसरी चीजें हैं कि आप ख्याल करने वाले हो, लेकिन जो बुनियादी 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप सिर्फ यही कर लें तो मैं समझता हूं मुनासिब है। फिर दूसरी बात है, देखें जब हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं ना, तो हमारे आइडियल कौन है? हमारे आइडियल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखें कितनी अच्छी तरह, मैं देखें कि इससे बेहतर ये सारे शोहरों को मैं कहना चाहता हूं। आप देखें कि एक उम्मतुल मोमिनात में एक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उन्होंने कहा कि जब आप शहद खाते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आती है। ये एक वाकया। शौहर देखे कितने अजीम शौहर थे, और ये सारे शौहरों के लिए मशले राह हैं। उन्होंने शहद खाना बंद कर दिया अपनी बीवी के कहने पे। अब देखें कि ऐसा शौहर हमें चाहिए। उसके बाद फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बटाते थे अपनी बीवियों का काम में, और हजरत आयशा के साथ खेला भी करते थे। देखें क्या ग्रेट शौहर थे। आजकल के शौहर, अच्छा बच्चों को मैं संभालूं, मैं बाहर से कमा के आया हूं, मैं कैसे संभाल सकता हूं? अच्छा अब मैं तुम्हारी बातें सुनूं, तुम्हारे साथ मैं खेलूं, मैं मर्द हूं, ये मुझे क्या कह रही हो? तो इस वजह से आमतौर पे हमारे मसले बिगड़ते हैं। और फिर देखें ना, ये हमारे असल आइडियल है, लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। वो जी, अब ताजमहल को तो आपने ऑब्वियसली पसंद करते ही होंगे आप। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी मेरा ख्याल 6-7वीं बीवी थी। बिल्कुल नहीं जी, 10वीं-12वीं उसकी बीवी थी। 10वीं-12वीं बीवी। 10वीं-12वीं बीवी उसको जी मोहब्बत होगी बादशाह सलामत को 10वीं-12वीं दफा। उसके बाद 14वें बच्चे की पैदाइश के बाद जच्चगी के दौरान वो औरत जो है वो मरी है। उसके बाद क्या किया, जैसे ही मरी क्या किया जी, उसकी बहन से शादी कर ली, यानी कि अपनी साली से शादी कर ली। और अच्छा, उसके होते हुए साली से शादी हो नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि 2 बहनों से एक टाइम पे शादी जायज नहीं है। मर गई साली से, उसकी बहन से शादी कर ली। उसके बाद जी ताजमहल बना दिया जी, मजदूरों के हाथ काट दिए, सुहागनों के सुहाग जो है वो डिसेबल कर दिए हाथ काट के। उस लेकिन ये क्या है जी, सारी चीजें किस नाम पे हुई? मोहब्बत के नाम पे। और आजकल हमारे लोग इसको मोहब्बत की निशानी कहते हैं। ताजमहल खुद पसंदी, खुद गर्जी और अनाप पसंदी की निशानी थी, ये कोई मोहब्बत की निशानी नहीं थी। ये देखे ना, मोहब्बत ऐसी होती है, शौहर को ऐसे करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। तो हमने अपनी डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त करनी है। अच्छा, एक मैं चीज़ आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि हमने ये अक्सर बहस सुनी है कि जिन्नात का साया हो जाता है, मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और उसके लिए हमने देखा कि बहुत से लोग आमलों की तरफ भी जाते हैं, और फिर बहुत को आराम भी आ जाता है, शिफा भी मिल जाती है। माहिर नफ्सियात इस बारे में कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई इक्का दुक्का वाक़यात। जितना मैंने अभी तक इसके ऊपर बात की या मैंने इसके ऊपर जाना, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, जहां तक जिन्नात की बात है तो ये होते तो हैं, क्योंकि हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, कुरान में हैं, तो ये होते हैं, बरहक है। लेकिन ना हम लोग आधी बात सुनते हैं और उसको आधी को अपनी जिंदगी पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। देखिए, ये चीजें होती जरूर हैं, लेकिन कुरान में साथ ये भी आता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। हम इंसान जो हैं वो इनसे अफजल हैं, हम सारी मखलूकात से अफजल हैं। अब जो कुछ लोग हैं, जो आमल वगैरह जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, इन्होंने हमें, हमारे माशरे को गलत चीजों की तरफ लगा दिया है कि हमें हमसे जो कम तर मखलूकात हैं उनसे डराना शुरू कर दिया है। और भाई, हम अशरफुल मखलूकात हैं, ये होते जरूर हैं, लेकिन ये किसी को चिमटते चिमटते नहीं है। मैं इंसानों को कहना चाहता हूं, अगर ये आपको चिमटे ना, आप भी इनको चिमट जाए। ये जो है भूत प्रेत चुड़ैले हैं, इनकी ऐसी तैसी इंसानों को कुछ कहें आप, हम बेहतर हैं इनसे, इनकी क्या मजाल है हमें आके तंग कर ले। ये हमारा जहन में वहम होते हैं, डर होता है, जिसकी वजह से हम खुद ही इनसे डरने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये चीजें हमें कुछ नहीं कहती, हमारा वहम, डर, खौफ, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब जहां तक आपकी बात है कि कुछ लोग जैसे वो चिमट विमट गए जो कहते हैं, देखिए बात यह है कि कुछ ऐसी ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियां होती हैं जिनमें कुछ अलामात होती हैं, जिसको हलूसिनेशन और डिल्यूजन वगैरह कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसी चीज़ों का दिखाई देना
या सुनाई देना जो चीजें सामने मौजूद नहीं है। हलूसिनेशन इसको कहते हैं। डिल्यूजन क्या होते हैं कि अपने बारे में कोई ऐसे ऐसे ख्यालात कि मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूं, मेरे कब्जे में कोई चीज है, मेरा कोई कनेक्शन है, इसको हम कहते हैं डिल्यूजन। आए दिन हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं। अब इन चीजों को हमने, इन आमलों ने नाम दे दिया है कि जी इसके ऊपर कोई साया है। साया कोई नहीं होता, ये दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होता है। जिसके दिमाग के केमिकल ठीक है उसको ये नजर नहीं आते, जिनके केमिकल इम्बैलेंस है उनको नजर आते हैं। मेरे पास अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको कुछ चीजें भी नजर आती हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो चीजें भी भाग भूग जाती हैं। तो बेसिकली ये ज़हनी मर्ज है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जी उस पे जी हाजिरी हो गई, उस पे जी बड़ा इतनी ताकत आ गई, उसने जी ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। वो कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए ये तो असर ही है ना। ये भी असर नहीं है, ये बीमारी है। इसको हम कहते हैं मैनिया। मैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट हमारे पास रॉयल हॉस्पिटल्स में आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। फिर कुछ फिट्स हैं, जैसे आपने मिर्गी की बात की, एपिलेप्सी की, उसके अलावा मैनिक डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर है, इसमें दौरे पड़ते हैं। अब ये जो दौरे पड़ते हैं उसको आमतौर पे लोग जब हाजिरियों का नाम दे देते हैं, हालांकि ये सारे के सारे नफ्सियाती अमराज में होता है। अच्छा, उसमें एक और चीज है, बड़ी आसान सी चीज है इसको समझना। ये जो भूत प्रेत, ये जो चीजें हैं, वो भाई ये घर में बैठी हुई औरतों की लड़ाइयां क्यों करवाते हैं, या लोगों को, बीमार लोगों को ही क्यों तंग करते हैं जो पहले ही तंग है। कभी इन्होंने ऐसा किया कि अभी ये जंग हो रही थी, उसका मिसाइल उधर मार दिया, इसका इधर मार दिया, उसका कैच कर दिया, यहां पे ये इफेक्टिव नहीं होते। और ये जितने जो ज़हनी मरीज आमल बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमसे काम करवाएं महबूब आपके कदमों में, ये कोई बेहतर काम क्यों नहीं करते? आमलों को भी कह रहे हैं कि आमल भी ज़हनी मरीज है। सारे के सारे आमल ज़हनी मरीज हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे कह रहा हूं, ये मैं जरा बात कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए बात ये है कि अगर ये इतने इफेक्टिव हैं, इनके पास कोई चीजें हैं, तो ये ऐसा क्यों नहीं करते कि जंगे क्यों नहीं ये लड़ लेते, या फिर ये मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतार लेते? देखिए ना, डॉलर क्यों नहीं छापते ये जो भूत प्रेत है? ये सिर्फ जाके महबूब कदमों में, महबूब सर पे, ऐसे उल्टी चीजें क्यों करते हैं? कॉमन सेंस है ना। और बाय द वे कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई पॉडकास्ट कर रहा है और लाइव ऐसे जिन आके टपक पड़ा, उसने जी कैमरे उलट पुलट कर दिए या ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब कर दिया लाइव को? कभी ऐसे नहीं हुआ। तो देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे अमल रॉन्ग नंबर हैं। अगर ये कुछ कर सक रहे होते तो ये ऐसे चीजें क्यों करते हैं? घरों में बैठी औरतों की लड़ाई, उनके वहमों को कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, ये दूसरे काम क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं। फिर जो दूसरी बात आपने की, बिल्कुल जितने भी आमल हैं ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके कब्जे में जिन है, किसी आमल को लगता है और वो जी उसका जी कनेक्शन है, उसने देखा था, ये था, तो ये तो ज़हनी मर्ज की निशानी है, ये तो ज़हनी मर्ज की बहुत बड़ी अलामत है। इसको हम डिल्यूजन कहते हैं। ये सारे जितने भी ज़हनी मरीज हैं इनको डिल्यूजन होते हैं। अब देखें ना, एक आमल कहता है जी कि मेरे पास फलानी चीज है, फलानी चीज है, मेरे कब्जे में है, मैं उससे ये करवा सकता हूं। तो इसका कुछ सबूत तो नहीं ना होता। या तो कहे ना, चले किसी दिन ऐसा कर लें, किसी आमल को बुला लें जो बड़े से बड़ा आमल है, उसको साथ एक चेयर पे मेरे साथ बिठा ले, उसको कहे चल भी अपने जो भूत चुड़ैल लाइव कैमरे में करके दिखा। अब मसला ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये सारे झूठे लोग हैं, नफ्सियाती मरीज लोग हैं। ये कौन सी भूत प्रेत चुड़ैलें हैं जो चिमट तो जाती हैं आपको, कैमरे से डरती हैं, सामने डिस्कस नहीं कर सकती हैं आके? तो देखिए, ये एक माशरे के कुछ ऐसे बोलते हैं कि खुदा का खौफ करें। वो कहते हैं उनकी डायमेंशंस डिफरेंट है। नहीं, क्या 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 वो dimension नजर नहीं different? आ सकती। अच्छा, नजर नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ इनको ही नजर आती है। देखे ना, ये तो बड़ा फ्रॉड नहीं है कि जी मुझे नजर आती है, मेरे से डरो, मैं बहुत बड़ा कोई पहुंचा हुआ हूं, आपको नजर नहीं आएंगी। आपकी मैं उतार भी सकता हूं, आपको मैं चिमटा भी सकता हूं, लेकिन नजर नहीं आती। देखिए, ये फ्रॉड नहीं है सबसे बड़ा? इससे तो हमें पता नहीं ना चल आप सकता। चैलेंज कर रहे हैं कि आमिल आपके ऊपर कुछ करवा दें, कोई जिन भूत आपके ऊपर। अगर ये करवा सकते हो तो करवाएं ना। आज मुझे एक बात बताएं, आपने कभी जिन देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। जितने लोग हमें सुन रहे हैं बता दे किसी ने देखा हो। अब कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने देखा है। जैसे आमल तो खैर नफ्सियाती मरीज है ना सारे, इनको लगता है कि इनके पास कुछ है, क्लियर कट नफ्सियाती मरीज है। अच्छा, अब कुछ लोगों को कहते हैं जी वहम हो गया था, हमें जिन देखे थे हमने, या भूत प्रेत चुड़ैलें देखी थी। आज एक तजर्बा कर लेते हैं, जितने हमें सुन रहे हैं, आप ना छत पे खड़े हो जाएं और दूर जहां पे आपकी हद्दे निगाह है वहां तक देखें। आपको आसमान और जमीन मिलता हुआ दिखाई देगा। इसको हम उफ कहते हैं, सारे देख सकते हैं, लेकिन आसमान और जमीन कभी नहीं मिलता, लेकिन हमें दिखाई देता है मिलता हुआ। आज तजर्बा कर लें, ट्रेन की जो दो पटरियां होती हैं, आप उन पे खड़े हो जाएं,
एंड पे जहां पे आपकी हद्दे निगाह है, वहां पे देखें आपको रेल की 2 पटरियां लाइनें मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन वो तो कभी नहीं मिलती। तो देखिए ये होते हैं इल्यूजन, नजरों के धोखे, ये दुनिया के सारे इंसानों को होते हैं। अब अगर आपको ये लगता था कि फलां टाइम पे आपने कोई चीज देखी थी, वो आपकी नजरों का धोखा था। अब उसमें क्या होता है, आमल कहते हैं हाँ 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 इतने पैसे दो जी मुझे, तुम पे चिमटी हुई हैं, मैं जी उतार दूंगा। फिर कुछ माशरे में मिसकंसेप्शन है, तुम्हारे मामू को भी नजर आए थे, तुम्हारी खाला को भी नजर आए थे, तुम्हारी फुफ्फो को भी नजर आए थे। इससे ये जो वहम है ये पक्का होता है और फिर हम लोग आमलों के झांसे में चले जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर आमिल जो है, कोई आमिल वो डॉक्टर बन सकता होता तो वो आमिल बनता नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। जो दुनिया में कोई काम करने के काबिल नहीं है वो जी आमिल बन गया, ऐसा हुलिया बना लिया, लंबे बाल, गंदे कपड़े और एंड ऑल दैट। लोग समझते हैं कि ये भूत चुड़ैल इसके रिश्तेदार ही हैं, इनके पास होंगे क्योंकि इन्होंने हुलिया वैसा अच्छा बनाया होता है। ये भी मुझे बताइएगा थोड़ा सा, जो जो मैंने स्टडी किया है, ये लोग बड़ी अच्छी नफ्सियात भी जानते होते हैं लोगों की। कुछ ऐसे इनके फिक्रे होते हैं जो ये बताते हैं अच्छा फलां वक्त में तुम मरते मरते बचे थे। मेरा ख्याल है हर बंदा ही कोई ना कोई ऐसा वाकया उसके ज़हन में कहीं आ जाता है कि हाँ यार वो फलां टाइम पे था। अच्छा फिर तुमने ये बड़ा एक बड़ा बुरा टाइम तुमने देखा, वो भी इंसान को ज़हन में आ जाता है कि यार अच्छा वो फलां वक्त वाकई बड़ा बुरा था। अच्छा फिर तुम बड़ा खुश हुए, 2 साल पहले की बात है, तुम बड़ा, बंदा फिर सोचता है, कहता है हाँ यार एक खुशी की बात तो थी मेरे लिए, 2 साल 2-2.5 साल, अच्छा ठीक है। तो ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा ये नफ्सियात से खेल रहे होते हैं। जाहिर बात है जी, नफ्सियात से खेल रहे होते हैं। इनके अलावा आप देखें कि जैसे आप कुछ लोग बेचने वाले होते हैं ये बसों में, ट्रेनों में, उनके पास एक गोलियां होती हैं, वो क्या कहते हैं, उसमें हर चीज का इलाज होता है, मैदे का भी, जिगर का भी, आपके फेफड़े भी, वो गोली एक ही ठीक कर देती है वो। और बाय द वे 20 गोलियां 10 रुपए में आती हैं, और वो आपकी नजर भी ठीक कर देती हैं, जुकाम भी, इवन कि आजकल तो नफ्सियाती अमराज भी ठीक कर देती हैं। अब देखें ये पॉसिबल है कि एक 20 रुपए की जो 40 गोलियां अगर आती हैं तो वो तो अगर इतनी इफेक्टिव हो तो हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए फिर। तो ये लोग जो हैं ये लोगों की इग्नोरेंस से खेलते हैं, जैसे आपने कुछ ऑब्जर्व किए होंगे बसों ट्रेनों में। इसी तरह से ये आमिल भी ऐसे करते हैं। देखिए और इनके पास है क्या, हमारे मुल्क में मुझे ये बताएं, हकीमों के पास मर्दाना कमजोरी के अलावा और बेचने के लिए है क्या? फिल्म इंडस्ट्री के पास मोहब्बत के अलावा बेचने के लिए है क्या? आमिलों के पास चुड़ैलों भूतें बेचने के अलावा है क्या? तो देखें हर एक ने अपना अपना एक फ्रॉड का एक दायरा खींचा हुआ है। मासूम अवाम को फ्रॉड करते हैं, इनको इनकी जो एक कम इल्मी है उनसे खेलते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल, ये मैं पूरे आपको डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूं, जितने भी आमल हैं ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज हैं, इनको खुद इलाज की जरूरत है। जितने भी ये आमल हैं ये बिल्कुल रॉन्ग नंबर है, आपने इनके पास नहीं जाना। देखिए हमने अपने लोगों को किस चीजों के पीछे लगाया हुआ है, कोई खुदा का खौफ करें। आगे इस मुल्क में मसले थोड़े हैं, बिजली का मसला है, महंगाई का मसला है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, उसके ऊपर से जी आपने ये चुड़ैलों भूतों का ड्रामा लगा दिया। कोई खुदा का खौफ करें भी, किस तरफ हमने लोगों को लगा दिया है। इन लोगों को, इन बुतों को तोड़ना है, निकलना है हमने। वो खुदा का खौफ करें, किन चीजों में आप लगे हैं। अपनी बीवी का ख्याल करें, अपने शौहर का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, उनकी सेहत का ख्याल करें, उनकी एजुकेशन का ख्याल करें, आप इस मुल्क का ख्याल करें, इस माशरे को रहने के काबिल बनाएं। वो किस तरफ हमने लगा दिए लोगों को। अब परियां हैं, चुड़ैले हैं, भूत हैं, भाई मैंने तो नहीं आज तक देखे। और बाय द वे मेरे पे तो आज तक कोई परी आशिक नहीं हुई, आप पे हुई हो तो पता नहीं है। मेरे पे भी कोई नहीं हुई। अच्छा मुझे अब ये बताएं आखिर में कि अगर शोहर या बीवी एक दूसरे पे, कोई एक फरीक दूसरे पे अगर शक करता है, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए शक बहुत बुरी चीज़ है। सबसे पहले तो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि शक जो है वो रिश्ते के लिए जहर है। आमतौर पे करते हैं, बीवियां भी करती हैं, शौहर भी करते हैं, उसमें कुछ वजूहात होती हैं। अगर तो कुछ माजी में कुछ ऐसे मामलात रहे हों तो वो वजह है। इसका हल करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे से बात करें कि जो माजी में था अब कुछ ऐसा नहीं है, गलती हो गई, अब कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूं। और मौका दें एक दूसरे को। मौका दें। दूसरी बात ये होती है कि फिर ना कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं, इसको हम कहते हैं जेंडर डिफरेंस। मसलन कुछ मर्द हैं, उनकी नेचर जरा फ्रेंडली है, उनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है कि जी मैं कोई फ्लर्ट करूं या इस तरह से। लेकिन औरत जो है वो इसको इस तरह से लेती है कि शायद इसका कोई चक्कर है,
शायद इसका कोई मसला है। वो एक मजाकन एक वो सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा तफन्नुन कह रहा हूँ कि एक बीवी या तो अपने शौहर को कह रही होती है कि लड़कियों से दूर रहो एंड ऑल दैट, वो जी सुधर जाता है, नमाजें पढ़ना शुरू कर देता है। तो उसके बाद वो अपनी सहेली को कह रही होती है कि अभी तक ये सुधरा नहीं है, आजकल ना ये हूरों के चक्रों में है इसलिए ये नमाजें पढ़ता है। ये ज़ाहिर तफन्नुन मैंने आपको कहा। अच्छा, इसी तरह से ना फिर औरतों मर्दों का भी कुछ होता है। कुछ औरतों की नेचर होती है फ्रेंडली, वो मर्दों से कुछ ऐसे बात करती हैं, उनके ज़हन में कुछ ऐसा नहीं होता कोई बुरा, लेकिन वो ऐसे बात करती हैं। लेकिन मर्द बतौर मर्द उसको पता होता है कि मर्दों की ज़हनियत क्या है, वो इस चीज़ को गलत लेता है और बीवी को मना करता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मर्द ये शिकायत करते हैं आजकल। तो ये जेंडर डिफरेंस भी एक मसला है। शक इसलिए आता है कि औरत जो है आमतौर पे वैसे ही अगर बात कर रही है उसकी नजर में कुछ नहीं है, लेकिन जब ये मर्द के पास ये बात जाती है उसके जहन पे तो वो बहुत चुभती है उसको। इसी तरह से फिर मर्द का भी है कि उसके जहन में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब औरत उस चीज को किसी और तरह से उसको तशरीह करती है या लेती है। एक तो ये बड़ी वजह शक की। अच्छा, फिर उसमें शक की एक और बड़ी वजह है कि कुछ मामलात भी तो आजकल खराब है ना। कुछ मैं क्या समझता हूं कि कुछ बेरारवी ज्यादा बढ़ रही है। शादीशुदा मर्दों के अफेयर चल रहे हैं, शादीशुदा औरतों को भी आजकल बाय द वे अफेयर चल रहे हैं। बड़ी उम्र की औरतों का छोटे उम्र के लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है, छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं उनके बहरहाल शादीशुदा मर्दों के साथ भी अफेयर चल रहे हैं। तो कुछ ये मामलात हैं भी ऐसे। अगर ये मामलात हैं या नहीं है, देखिए रिश्ता अहम होता है, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ में कुछ ऐसा मसला है भी, तब भी आपने रिश्ते को खत्म नहीं करना, आपने मसले को खत्म करना है। एक दफा रिश्ता अगर आप खत्म कर लेंगे, बहुत दफा ऐसे देखा है कि छोटी सी बात पे औरत ने जी कहा जी हस्बैंड ने मेरे पे चीट किया, मैंने अब इसके साथ रहना नहीं है, ओके जी डिवोर्स ले लिया, खुला ले लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर आपको बाहर कोई मर्द भी बहन बेटी की नजर से नहीं देखता। तो इसलिए जो घर में है ना उसमें लाख बुराइयां हो सकती हैं, उसकी बुराइयों सुधारें, बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप छोड़ दें, उसके बाद जो आपके साथ होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने पछताएंगी कि काश मैं वापस जाती ना ऐसा करती। मर्दों का भी ऐसा ही है। एक दफा जब हमारे सेपरेशन का, तलाक का, खुला का टैग लग जाए, फिर वो मामलात नहीं रहते, फिर हमारे बच्चों भी ज्यादा मसले होते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी अगर आप शादी करते हैं तो दूसरी शादी के प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं ना। हमारे माशरे में एक स्टिग्मा है कि मर्द की पहली शादी नहीं चली थी, और औरत के हवाले से ये स्टिग्मा काफी स्ट्रांग है कि अब तो इसके साथ कोई आमतौर पे नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये बुरी बात है, मैं समझता हूं कर लेनी चाहिए, लेकिन बहरहाल माशरे की हकीकत है। शक जहर है, इन वजूहात की बिना पर होता है। लेकिन जितना भी शक है, मैं तो इससे भी एक हाथ आगे चला जाता हूं जी, रियलिटी है जी आपको शक नहीं है, तब भी घर ना तोड़ें, घर अपना बर्बाद ना करें, घर का सुकून बर्बाद ना करें, बच्चों के लिए, अपने लिए, अब सोसाइटी के लिए भी, इवन के आपको अपना घर बचा के रखना है। बिल्कुल सही है। आखिर में आपकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि अब जब ये हमारा पॉडकास्ट चलेगा तो उस वक्त बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो चुकी होंगी, पेरेंट्स के पास भी टाइम होगा उनके साथ स्पेंड करने के लिए, पेरेंटिंग के लिए, अच्छी पेरेंटिंग के लिए कुछ टिप्स दीजिए। सबसे पहली बात तो देखिए कि अच्छी पेरेंटिंग और अच्छे पेरेंट्स वो हैं जो बच्चों के एक हद तक दोस्त भी हो। बच्चा आपसे बगैर खौफो खतर बात कर सके, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है हमें, जो कि पेरेंट्स को बच्चों को बतानी चाहिए, वो बच्चे आमतौर पे सीखते हैं अपने गिरदो नवा से, जो कि इंफॉर्मेशन सब स्टैंडर्ड होती है, ठीक नहीं होती। तो अच्छी पेरेंटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ बातें आपने अपने बच्चों को खुद बतानी है, छुपानी नहीं है, बतानी है कि बेटा ये चीज या बेटी ये चीज इस तरह से है, अगर आपको कोई मसला है तो हमसे बात करो। पेरेंट्स को बात करनी है, और पेरेंट्स को बच्चों को ये एक लेवरेज देना है कि बच्चा आपसे हर बात कर सके। देखिए ना, अगर कोई बच्चे को कोई बाहर बुलिंग कर रहा है, या बच्चे को कोई बुरी बात है, या बच्चे को कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, वो आमतौर पे पेरेंट्स को बताते नहीं है कि हमें डांट पड़ेगी या हमें मार पड़ेगी। अगर आप इतने फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ कि बच्चा आपसे हर बात कर सकता है, तो तब आप सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। उसके बाद आप देखें कि एक बैलेंस हमने रखना है। आजकल ना कुछ मॉडर्निज्म ने कुछ ज्यादा ही रिलैक्स पेरेंटिंग कर दी है, सिर्फ दोस्ती दोस्ती नहीं, हमने एक बैलेंस अप्रोच रखनी है। कभी आपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए सख्ती भी करनी है, और कभी आपने बच्चे का दोस्त भी बनना है। अगर हम बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे,
सबसे बेहतर पेरेंटिंग ये है। लेकिन अगर आप सख्त रहेंगे कि नहीं नहीं मैं घर में आ गया हूं, अब किसी की चूं नहीं निकलनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, बच्चा छुपाएगा बातें आपसे, और बच्चा आसानी से हैरासमेंट का, खास तौर पे जिनसी हैरासगी का आसानी से विक्टिम बन सकता है। तो लेकिन अगर आप बच्चे को बिल्कुल ही बना देंगे, शहीन बच्चे बना देंगे, बिल्कुल ही दोस्ती दोस्ती, तो ऑब्वियसली पढ़ाई में बच्चा जरा थोड़ा सा कमजोर रह जाएगा, लाडला बच्चा बन जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं उसमें बिल्ट हो सकेगा। तो ये 2-3 चीजें, एक तो बच्चा आपसे हर कोई बात कर सके, दूसरा आप बच्चे के एक हद तक दोस्ती हो, कुछ बातें पेरेंट्स ने बच्चों को बतानी है, और उसके अलावा एक बैलेंस अप्रोच, ना ज्यादा सख्ती ना ज्यादा नरमी। मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूं कि आखिरी सवाल, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज आ जाती है। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो अभी गुज़िश्ता रोज का है, और इस तरह के 7-8 वाकयात ऊपर नीचे कोट हुए हैं पाकिस्तान में। टिकटॉकर्स की जान ले ली जाती है। अभी सना यूसुफ 17 साल की बच्ची, उसकी जान ली आईजी इस्लामाबाद, जो उनकी अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, मैं उसको सही तरह से उस पर रिसर्च नहीं कर सका कि मुस्तरद किए जाने पे उसकी जान ली है। इससे पहले हमने एक बच्ची की देखी तस्वीर, उसकी जान जब ली तो उससे घर की जब हालत देखी तो बड़ा किसी ने वो लिखा हुआ था कि जी इसने भी कोशिश की अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, सुधारने की। आप घर का मंजर देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गुर्बत है, अफलास है। वो भी चाहती कि पैसे कमा लूँ इस तरह से, उसको शायद गैरत के नाम पे या इस तरह से। ये क्या नफ्सियात होती है कि आज हम क्या किसी को तरक्की करता नहीं देखते, या हम हमारे वो क्या चीज़ होती है जो इस तरह के वाक़यात होते हैं? ये एक माशरे का अलमिया तो है कि तरक्की करता हम नहीं देख सकते किसी को, और इसमें ख़ास तौर पे जब औरत है तो फिर औरत को तो डबल प्रेशर आ जाता है तरक्की से रोकने के लिए, क्योंकि एक तो सॉरी टू से मेल ईगो भी आ जाती है, और दूसरा फिर मसला ये है कि बिल्कुल देखें, वो कहते हैं ना कि जब लोग आपके खिलाफ बात करने लगें तो आप समझ जाएं आप तरक्की कर रहे हैं। तो ये एक माशरे की एक फितरत है, ये माशरे की एक कलेक्टिव एक सोच है कि हम खुद कुछ जिन्होंने करना नहीं होता वो दूसरों को तरक्की करता नहीं देख सकते। एक तो इसमें ये एलिमेंट है, लेकिन दूसरा देखें ना, फिर एक मैं समझता हूं कि अगर सुखनवरी की बात की जाए तो कुछ ना खवातीन का भी इसमें थोड़ा सा रोल है कि हमने जल्दी जल्दी तरक्की करने के चक्कर में ना कुछ गलत रास्ते भी तो अडॉप्ट कर लिए ना। आजकल क्या है, इस शख्स के साथ, इस लड़के के साथ मैं जरा प्यार मोहब्बत का झांसा दे के इससे काम निकलवा लूं, उसके बाद साथ 2-3 और भी हैं, तो देखें ये भी तो एक फिर अच्छी बात नहीं है ना। इससे मैं बिल्कुल जान किसी की लेना, इसको मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक हद तक ऐसे लोग खुद भी तो प्रोवोक करते हैं ना। हम इसको एक और एंगल से ले सकते हैं कि वो टिकटॉकर बच्चियां जो इस वक्त टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रही हैं, वो ऐसा क्या करें कि कोई इस हद तक ना जाए कि उनकी जान ले लें। मैं सवाल रिफ्रेश कर देता हूँ ना, मैं ये आपने जो आपको इस मुश्किल से निकाल देता हूँ कि आप और मैं एक पेज पे हैं कि किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। इंसानी जान बहुत कीमती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने गोया इंसानियत बचाई। तो जान लेना तो इससे बड़ा क्या जुर्म हो सकता है? जी बिल्कुल, जान लेना किसी की, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप उस तरह से हालात पैदा करने में अपना रोल ना प्ले करें कि आप देखें, अगर आप टिकटॉकर हैं या कोई भी है तो आप सुकून से अपना काम करते रहें, आप अच्छे तरीके से अपनी लाइन को टो करते हुए अपना काम करते रहें। मसला पता क्या होता है, मसला तब शुरू होता है जब हम अपना जो मकसद है या अपनी जो चीजों है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हदों से बाहर निकल जाते हैं। देखिए ना, एक लड़की की कोई एग्जांपल ले लें, आप अपना काम ठीक ठीक करते रहें, माशरे में कौन ऐसा मर्द होगा जो किसी लड़की को तंग करेगा अगर लड़की वो खुद ना तंग होना चाहे। वो अक्सर कहते हैं ना जी, मर्द औरतों को लुभाते हैं, तो मैं ये अक्सर कहता होता हूं, देखिए दुनिया का कोई भी मर्द किसी भी औरत को लुभा नहीं सकता अगर वो औरत खुद लुभाई जाना ना चाहे। आप देखें कि इवन के सिग्नल पे वो कुछ नौजवानों ने अगर ना भी किसी लड़की को कुछ कहा हो, वो वैसे ही कुछ कह दे इसने मुझे कुछ तंग किया, तो काफी सारे लोग उसकी पिटाई करने के लिए आ जाते हैं। ये भी तो बहस होती है कि खातून को बहका लिया, इस पे भी एक बहस चलती है कि क्यों बहकावे में आई खातून। जो दूसरी तरफ के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि खातून क्योंकि नरम दिल होती है तो उसके लिए आसान होता है किसी के बहकावे में आ जाना। नहीं जी, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। नरम दिल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के भी बहकावे में आ जाएं, और बिल्कुल कोई खतून हो उसको ये पता होता है कि सामने वाला मुझे किस नज़र से देख रहा है और किस एंगल से मुझे बात कर रहा है। सिर्फ बहकावे में वही खतून आती है जो खुद बहकना चाहती है। कोई दुनिया का मर्द किसी औरत को लुभा नहीं सकता,
तावक्ते के वो औरत खुद लुभाई जाना ना चाहे। ये बस बाकी ऐसे ही होते हैं कि जी मैं बड़ी मजलूम थी, मुझे पता नहीं चला, ऐसा नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं होती। जहां पे आप मजलूम है, मर्द भी मजलूम है। बहुत सारी औरतें ऐसी भी तो हैं वो खुद मर्दों को झांसा देती हैं। ये एक आजकल बड़ी कॉमन सी बात है। एक टाइम में 4-4 5-5 आपने मर्दों को टहला रही हैं। सबको तुमसे सच्ची मोहब्बत है, दूसरे तुमसे सच्ची मोहब्बत है, तीसरे से भी सच्ची मोहब्बत है। जब तक वो आपके काम आता रहे, जब तक आपको उससे काम हो, तब तक आपकी सच्ची मोहब्बत होती है। उसके बाद क्या होता है, जब उससे काम खत्म हो गया या आपको किसी से दूसरे से ज्यादा काम हो गया, आपको सच्ची मोहब्बत उससे होगी। तो जैसे मैंने कहा कि जान लेने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपना काम करें, आप लोगों को ऐसी चीजों से प्रवोक ना करें। देखिए एक चीज है, मेरे अपने हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर्स हैं और भी हमारी जो बहनें बेटियां बड़े और भी अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। इवन कि आप देखें कि सब्जी बेचने वाली भी हैं या कुछ बहुत सेटल्ड हैं, कुछ नहीं भी हैं। हम जो औरत नॉर्मली अपना काम करती है, माशरे का कोई ऐसा उबाश नौजवान होगा जो उसको तंग करेगा, उसकी भी प्रोटेक्शन करने के लिए काफी सारे आ जाते हैं। नहीं तो हमारी औरतें काम करती हैं, हम औरतों की इज्जत करते हैं, ठीक ठाक माशरे में काम कर रही हैं। मसला तब होता है जब और कुछ औरतें खुद सिग्नल देती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको ना सिग्नल नहीं देने। और ये बात मैंने तो ये समझा नहीं था, मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया था, इतनी आप मासूम नन्ही काकी नहीं है। बहरहाल आप खुद इनिशिएट करती हैं या मर्द अगर हाथ आगे करता है, आप हाथ थामती हैं, तब भी बात होती है। तो जहां तक बात है कि आप बिल्कुल अपना काम करें, अगर आप ठीक ठीक तरीके से करें। मसले वहां पे होते हैं, अगेन जान लेना किसी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप देखिए ना कि किसी को जान लेने की आपकी जरूरत क्यों पड़ी। अब हम ये कसूर उसी का जिसने जान ली है। लेकिन ऐसे तो नहीं ना होता कोई ऐसे किसी की जाके जान ले ले, कोई ऐसे किसी को जाते जाते सर पे पत्थर मार दे। तो हमने भी तो कुछ किया होता है ना। तो इन चीजों से हमने बचना है। आमतौर पे क्या किया होता है, लुभाया होता है उसको, कुछ हमने वादे किए होते हैं, हमने उसको कुछ एहसास दिलवाया होता है, कुछ उसको हमने तौकात दी होती है, कुछ उम्मीदें हमने उसको दिलवाई होती हैं। जब फिर हमने उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो सामने वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है। हमने भी ये नहीं करना। लेकिन अगेन ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है किसी की जान लेने बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका आज के पॉडकास्ट में आप तशरीफ लाए। मुझे उम्मीद है कि सोसाइटी के उन पहलुओं पे हमने आज रोशनी डालने की कोशिश की है जिन मसाइल की वजह से हमारा मुआशरा भी काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ का शिकार है। और वो इंडिविजुअल जो मसाइल हमने आज डिस्कस किए उसके ऊपर हमने ना सिर्फ उन मसाइल को आइडेंटिफाई किया बल्कि आपको सोल्यूशन भी बताया हर चीज़ का, चाहे वो रिलेशनशिप्स के अंदर था, चाहे वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर था, चाहे वो टिकटॉकर्स के जो वाकयात आ रहे हैं उसके हवाले से, चाहे वो पेरेंटिंग के हवाले से था। अगर आप इसको सुनते हैं इस पॉडकास्ट को तो मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा अगर इन बातों पे आप अमल करते हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।